तारीख रकम हो चुकी है जब वक्फ की बिल जम्मू कश्मीर असेंबली पहुंची थी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में पहुंची थी। वहां पर वक्फ की बिल के वक्त उमर अब्दुल्ला ने एब्सटेन किया, स्किप किया, ट्यूलिप गार्डन में पूरा दिन गुजारा वालिद मोहतरम के साथ। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बीजेपी के साथ जो है वो पीडीपी ने बनाई और अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आज की हालत के जिम्मेदार जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। पहले मकसद में आप सभी का खैर मकदम, आपके साथ मैं हूं सुलेमान। आज हमारे साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट और पीडीपी के जो बांडीपरा कंस्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट थे सईद तजमुल इस्लाम हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सवाल काफी कठिन होंगे, जवाब तो देना पड़ेगा क्योंकि आवाम जानना चाहती है कि जम्मू कश्मीर में आप सब जानते हैं 2014 के बाद इलेक्शन हुई थी और असेंबली में तवक़ात किए जा रहे थे कि शायद हमारे जो चुने हुए कैंडिडेट्स हैं वो लोगों के मसाइल को उठाएंगे, लेकिन ये असेंबली का सेशन हंगामात में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी को लेकर गुजरे। किस तरीके से इन चीजों को देखते हैं? देखिए, असेंबलियां जब भी जम्मू कश्मीर में हुई हो, मुझे याद है कि एक वक्त में पीडीपी ने रेजोल्यूशन लाया था जब आसिया नीलोफर का मसला हुआ था कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन पे हम चर्चा चाहते हैं। उमर अब्दुल्ला साहब ने नहीं करने दिया। उस वक्त के जो स्पीकर थे हमारे ग्राही पड़ोसी थे, उन्होंने उस वक्त उस बिल को नहीं आने दिया। हंगामा आराई, शोर शराबा, दींगा मुश्ती, वेल के अंदर दाखिल होना जम्मू कश्मीर की असेंबली की परंपरा रही है। एक वक्त में इस असेंबली में कितने मोअज़्ज़ज़ शख्सियात का दाखिला हुआ था, बाद में सियासत से थोड़ा सा वो अलहदा हो गए और कुछ तब्दीलियां आई। लेकिन मौजूदा वक्त में पीडीपी ने जिन बिलों पे जोर दिया था, एक तो 370-35 पे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है, स्पेशल स्टेटस नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने क्या किया, लोगों को वर्गलाने के लिए, लोगों को उस 4 अगस्त 2019 की पोजीशन को नॉर्मलाइज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने यकमुश्त में उन्होंने कहा कि स्पेशल स्टेटस की डिमांड करेंगे। स्पेशल स्टेटस नहीं, हमारे पास 4 अगस्त 2019 की पोजीशन है, 370-35 से जिस पोजीशन पे था उसकी वापसी का हम मुतालबा करते थे। दूसरा, पीडीपी का जो रेजोल्यूशन था, कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स, जो आम लोग जिनकी तनख्वाहें इस वक्त 40-50 हजार होनी चाहिए थी, वो 7-8 हजार में गुजारा कर लेते हैं, उनको रेगुलराइज किया जाना चाहिए। तीसरा अहम था कि जम्मू कश्मीर में जिन लोगों के पास मकानात नहीं है, जमीनात नहीं है, जहां पे वो रह रहे हैं उनके मालिकाना हुकूक उनको दिए जाए। हम क्या बाहर के शख्स को, नागरिक को यहाँ लाकर बसाने की कोशिश करेंगे और जो मेरा बांडीपोरा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहने वाला, दमन का, बनगाम का, गुरेज का, सुंबल, गुंड जहांगीर का रहने वाला, उसको खतेड़ देंगे, उसको घर से बाहर करेंगे। ये कुछ अहम इश्यूज थे जिनको गवर्नमेंट ने एक शख्स के किरदार को फिल्म में पैदा किया और 2 दिन तक, आखिरी 3 दिनों तक हंगामा आराई की। और जब 3 दिनों तक उमर अब्दुल्ला को हाउस में होना चाहिए था वक्फ की बिल पर, जम्मू कश्मीर पीडीपी जो है वो गवर्नमेंट से चाहती थी कि कम से कम वो मजम्मत करे। देखिए, इत्तेफाक क्या है, रूला साहब पार्लियामेंट मेंबर है, वो कहते मुझे टाइम नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला साहब है, वो ट्यूलिप गार्डन में है। ये देखिए इत्तेफाक किस तरह से गवर्नमेंट ने पैदा किया। ये एक प्रोग्राम बना हुआ था, इसका स्क्रिप्ट राइटर था, इसके डॉक्यूमेंट्स थे, इसका सब कुछ तैयार करके मुझे लगता है इस असेंबली सेशन में उमर अब्दुल्ला एंड हिज कंपनी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को कांग्रेस के साये में, बीजेपी के मार से, मुझे लगता है कि जो एक रणनीति तैयार करनी थी शायद वो नहीं कर पाए। और ये सेशन जो है फिर भी वहीद साहब, फयाज साहब और नाइको साहब ने बड़ा अच्छा किया। हम उम्मीद करते हैं आगे बढ़े। सर, पूरे मुल्क के मुसलमानों की नजर थी कि जम्मू कश्मीर जो है, खुसूसन कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ की असेंबली शायद वक्फ बिल को लेकर रेजोल्यूशन पेश करेगी, लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि यहाँ की असेंबली में हमारे पास वो पार्टी जिसके पास करीबन 50 एमएलए है, उसके बावजूद भी असेंबली में वक्फ बिल को लेकर रेजोल्यूशन पास नहीं किया गया। देखिए, आपने बिल्कुल सही अंदाजा किया। मैं आपको तमिलनाडु की मिसाल दे दूं, मैं आपको कर्नाटक की मिसाल दे दूं, जहां पर 6% से कम तादाद मुसलमानों की है और उन्होंने इस रेजोल्यूशन को लाया कि हम वक्फ बिल जो गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बेंच से पास कराया, हम इसको नहीं मानते हैं। मुसलमानों को अपने इस्लामी कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक है। वक्फ बोर्ड के जो अपने इख्तियारात है उन्हें सलब नहीं किया जाना चाहिए। अब तमाम नजरें जम्मू कश्मीर मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट पर थी कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जो मुसलमान है, विधायक हमारे 60 के करीब यानी 60 के करीब जो हैं वो मुसलमान तबकों से आते हैं, इस्लाम के मजहब से ताल्लुक रखते हैं। शायद उम्मीद थी कि शायद यहाँ की जो असेंबली है इसको सिरे से नकारेगी, लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने प्रेफर किया कि रिजू के साथ ट्यूलिप गार्डन में फोटो शूट करना। और वो फोटो शूट का स्टाइल बड़ा जबरदस्त था, ऐसा लग रहा था कि कोई हम बड़ा किला फतह करके आए हो दिल्ली से, उसके बाद मिनिस्टर को रिसीव कर रहे हैं। मुझे लगता है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस अंदाज से, जैसे चाहा, तारीख रकम हुई
370 के वक्त फारूक अब्दुल्ला ने कहा मैं घर पे बंद हूं, अमित शाह ने कहा यह बंद नहीं है, इसको आना चाहे, पार्लियामेंट पहुंचना चाहे। 370 के बाद जब सबसे बड़ा धचका जो था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वक्फ बिल की मजम्मत करनी थी या साथ देना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा मैं किरण रिजिजू मेरे साथ नहीं था, न मैं उनके साथ था, मैं अचानक गया और मुझे यूनियन मिनिस्टर माइनॉरिटीज मिला। मुझे लगता है कि एक कौल फैल में तजाद है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने असेंबली के अंदर जो इसी गुलशन चौक और बाकी जगहों से जो वादे किए थे उसके बरक्स चल रहे हैं। मैंने कहा 370 बचाएंगे, वहां का स्पेशल स्टेटस जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो हिमाचल में है, और वक्फ बिल भी कहा कि हम मुसलमान हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे लेकिन असेंबली में नहीं लड़ेंगे। ये तारीख रकम हो चुकी है। जब वक्फ की बिल जम्मू कश्मीर असेंबली पहुंची थी, मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट में पहुंची थी, वहां पर वक्फ की बिल के वक्त उमर अब्दुल्ला ने एब्स्टेन किया, स्किप किया, ट्यूलिप गार्डन में पूरा दिन गुजारा वालिद मोहतरम के साथ, और पीडीपी के तनहा 3 एमएलए लड़ रहे थे। लेकिन तारीख रकम हो चुकी है। मुझे लगता है कि आने वाले वक्तों में इस पे और भी हम बात करेंगे। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस या जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला जो है किरण रिजिजू के साथ ट्यूलिप गार्डन में घूम रहे थे। आपको याद दिलाऊं कि ऐसा ही हम अगर पीडीपी की बात करते हैं, पीडीपी के मिनिस्टर्स चाहे मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब है या फिर महबूबा मुफ्ती जी, एक वक्त था वो भी अमित शाह, राजनाथ सिंह और पीएम मोदी के साथ जो है कहीं पर भी चक्कर को जाते थे या उनके साथ बैठे हुए थे। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार बीजेपी के साथ जो है वो पीडीपी ने बनाई और अब इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की आज की हालत के जिम्मेदार जो है वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी है। देखिए आप 2014 वापस जाइए, पीडीपी का बीजेपी के साथ एजेंडा ऑफ अलायंस बना है कि ये गुलशन चौक बांडीपोरा में पार्किंग के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन गाइडलाइन होगी इसका पार्किंग जो है आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्टर करेगा, नहीं तो सारी गाड़ियां आके यहाँ पे रहेंगी, ना आपको गाड़ी हिलने का मौका मिला जाएगा ना आपको गाड़ी रखने का मौका। एक डिसिप्लिन था। और जिसके बाद जब महबूबा मुफ्ती साहब मिले, 35,000 के 11,000 के करीब स्टोन पेल्टर्स के जो केसेस थे वो वापस लिए गए। जब महबूबा मुफ्ती मिली तो उन्हें कहा कि जमात इस्लामी और बाकी तंजीमों के ख्यालात हमसे अलग हैं, लेकिन गिरफ्तारियां नहीं, ये प्रॉपर्टियां अटैच नहीं की जाएंगी। जब मुफ्ती साहब अमित शाह जी से मिले, वजीर आजम से मिले, तो उन्हें कहा एजेंडा ऑफ अलायंस हमारा, हुर्रियत के साथ हम आप नहीं छेड़ेंगे। हुर्रियत की अपनी लाइन ऑफ एक्शन है, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में अपने ख्याल रखते हैं। लेकिन उमर अब्दुल्ला के किरण रिजिजू के मिलने के साथ ये कि ट्यूलिप गार्डन में हम मिले, उन्होंने कोई वक्फ बिल पर अगर उनसे चर्चा वहां भी किया होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो कहते हैं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जाता है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अलायंस बीजेपी के साथ नहीं है। पीडीपी का अलायंस मुज़ाकरातकार इंटेलेक्चुअल जो बना दनीश्वर शर्मा को मुफ्ती साहब ने लाया। इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर भी है, गृह मंत्री भी है, रक्षा मंत्री भी है और इंटेलेक्चुअल भी है। पीडीपी एक फिलॉसफी है, पीडीपी एक थॉट है, पीडीपी एक हिस्ट्री है। पीडीपी ने एजेंडा ऑफ अलायंस करके जम्मू कश्मीर में सईद अली शाह गिलानी साहब के घर तक जो काफिला लाया था, पार्लियामेंट डेलीगेशन लाया था। और आज के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वक्त में उन्हें बताओ, इंजीनियर रशीद को जरा मुलाकात कराओ, मुफ्ती मोहम्मद सईद महबूब मुफ्ती ने जेलों के दरवाजे खोल दिए और कई नौजवानों को जेल भी देखिए कई नौजवानों की जाने तो चली गई। देखिए जम्मू कश्मीर में बेल आउट किसी को नहीं करूंगा कि कोई मसीहा आया। मुफ्ती साहब ने कहा ग्रेनेड से न गोली से बात बोली से बनेगी। अगर आप बनेंगे ना, अगर आप देखिए गिरफ्तारियां कब होती है, अभी जम्मू कश्मीर पुलिस आएगी, अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, कौन सा ऑप्शन है इनके पास? नहीं होना चाहिए पहले लॉ एंड ऑर्डर का। उमर अब्दुल्ला साहब का एजेंडा ऑफ अलायंस शॉल लेकर दिल्ली उनके साथ कंप्रोमाइज नहीं है। उनको 370 देखो आगर उल्ला साहब ने कल क्या कहा, 370 आर्टिकल 370 का खात्मा तो जो है पीडीपी की हुकूमत टूटने के बाद हुआ। बीजेपी को कश्मीर का रास्ता किसने दिखाया? नहीं देखो ये कंफ्यूजन क्या है, या तो आपको इसको होमवर्क करना है पूरा। जब तक पीडीपी था 370 को कोई हाथ नहीं लगाया। अलायंस हुकूमत टूटने के बाद देखिए अलायंस कब हुई? जब आपको एजेंडा ऑफ अलायंस बना, जम्मू को मैंडेट मिला था बीजेपी का, कश्मीर को मैंडेट मिला था पीडीपी का, और ये कुदरती तौर पर एक दूसरे के हरीफ हैं। लेकिन डोमिनेंस आप दिखा, मिलिटेंटों के साथ किसने सीज फायर किया? जरा मुझे दिखाओ एक मिसाल, जिस तंजीम की आप बात करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के साथ बीजेपी के रहते महबूबा मुफ्ती ने सीज फायर कराया। आप तब तक सहाफत में भी नहीं थे, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, कविंदर गुप्ता, डॉक्टर निर्मल सिंह और महबूबा मुफ्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रही थी एसकेआईसीसी में, हमने जी सीज फायर किया। एंडोर्स किसने किया? बीजेपी ने किया। आसपा मर्डर केस हुआ, एंडोर्स किसने किया? रेजोल्यूशन किसने लाया? वजीर आला साहिबा ने उस वक्त क्या कहा? एक तो लाल सिंह और दूसरे मंत्री जो थे उन्हें कैबिनेट से निकाला गया। ये चीजें मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मिसाल दिखाओ, कांग्रेस की एक मिसाल दिखाओ। कहना बहुत आसान होता है,
लेकिन जब आप इसको ग्राउंड पे होमवर्क करेंगे ना तो आपको लगेगा 2 बार पीडीपी ने सरकार की है, एक बार कांग्रेस के साथ अलायंस में, एक बार पीडीपी बीजेपी के साथ अलायंस में। डोमिनेंस किसने की? उस वक्त तक जम्मू कश्मीर के लोगों के जो इख्तियार थे वो किसने महफूज रखे? हाँ, हुकूमत गिर गई, बीजेपी ने गवर्नर प्रशासन लाया जम्मू कश्मीर में, उसके बाद आपको पता है सूरत हाल कैसी है। मेरा ये मतलब नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी वही करना चाहिए जो पीडीपी करेगी। पीडीपी का अपना फिलॉसफिक थॉट है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अपना है। रातों रात में नेशनल कॉन्फ्रेंस मसले हल कर सकता है, लेकिन 4 अगस्त 2019 की पोजीशन को उमर अब्दुल्ला को नॉर्मलाइज करने के बजाय असेंबली में उसकी निंदा करनी चाहिए, सिर्फ इतना था। वक्फ बिल जब आई, मुसलमानों के जज्बात जुड़े हैं, आपके ग्रेवयार्ड्स, आपके श्राइन्स, आपके कितने ही जो आपके सिंबल है, जो श्राइन्स वगैरह हैं, वो अब टेक ओवर करेगा वक्फ। वक्फ किसके पास है? बाहर के लोगों के पास। उन्हें जम्मू कश्मीर तो क्या, जामिया मस्जिद, उसके बाद जाकिर नगर, बाकी जगहों पर क्या कुछ तलाश करना है ये बीजेपी जानती है। लेकिन मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट की हैसियत से उमर अब्दुल्ला को वक्फ बिल पर मजम्मत करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा यह भी सुप्रीम कोर्ट खेलेगा। अरे आप किस लिए गए हैं? आप तो 60 मेंबरान चले गए हैं कि वक्फ जैसी सूरत हाल अगर हमें कल आती है, 370 वाली पोजीशन आती है, आप बयान देंगे। बयान के अलावा और कुछ नहीं करना था ना। इसलिए मैं कह रहा था कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौर को देखा, आप मुझे एक उपलब्धि गिनाओ जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए की हो, या पीडीपी की आपको गिनवानी है तो मैं आपको दर्जनों बताऊंगा। एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है और असेंबली इंतखाबात से पहले बड़े जोर के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने जो मंशूर है उसे गिनवाया था कि हम ये करेंगे, बिजली फ्री दे देंगे, रोजगार दे देंगे, 1 लाख जॉब्स देंगे, आर्टिकल 370 के नाम पर वोट बटोरे। तो आखिर जो है इक्तिदार संभालने के बाद आर्टिकल 370 की बात क्यों नहीं की जाती है? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये बड़ी खासियत रही है कि उन्हें लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट दिया होता है। 96 में हालात किस तरह थे, उस वक्त भी उन्हें मेजॉरिटी मिली। जब उन्हें ऑटोनॉमी की रेजोल्यूशन लानी थी, उस वक्त भी उनके पास मेजॉरिटी थी। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को भूलने की आदत नहीं है, बल्कि लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाना आता है। उन्हें जो कहा कि हमने 370 वापस लाना है, आप वोट दे दो, वहां जाके बोला स्पेशल स्टेटस। अब मैं आम लोगों को समझाऊं, स्पेशल स्टेटस और 370 35 से अलग अलग है। नेशनल आपने कहा 1 लाख जॉब्स की बात की, आपने कहा दूसरे, चलो इसमें टाइम लग सकता है। लेट अस नॉट कम टू द कंक्लूजन्स, वेट करो, महीना 2 महीने के बाद आए। वक्फ की बिल पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तारीख है वो लिखी जा चुकी है। इसने मुसलमानों के खिलाफ अपने वोट का इस्तेमाल तरीके से किया। हम जम्मू कश्मीर में जब सब लोग ये जानते थे ये कौन सा मंत्री है जिसने बिल लाया, क्योंकि माइनॉरिटी मिनिस्टर एक वक्त में मुस्लिम हुआ करता था, बीजेपी ने उसको भी निकाला। अब तो वो भी दूसरे तबके से आता है जो माइनॉरिटीज का ख्याल रखता। हमें उम्मीद थी किरण रिजिजू तक पहुंचते पहुंचते उमर अब्दुल्ला को कम से कम इतना तो लगेगा, अगर दिल्ली में अचानक मुलाकात होती इत्तेफाक हो सकते हैं। ट्यूलिप गार्डन में आपने ये मैसेज दिया, कश्मीर इज फुल ऑफ कलर्स, कश्मीर इज मोर ट्यूलिप्स एवरीवेयर। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, उमर अब्दुल्ला संभालेगा। जो आपने किया है इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस। सर मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है और मेरा आखिरी सवाल होगा, इसके बाद हम कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। आपको मैं बता दूं कि महराज मलिक और पीडीपी के बीच में जो तनाव पैदा हुआ उसको साइड में रख के आप इस चीज को कैसे देखते हैं कि महराज मलिक असेंबली के अंदर वाकई में हकीकत की बात करते हैं? क्योंकि हर एमएलए चाहता है कि मेरी 1.5 लाख से 5 लाख की सैलरी कीजिएगा, लेकिन पीएचडी स्कॉलर यहाँ पे रेडी में कुछ भी सामान भेज देता है, वो दर है, दर की ठोकरें खा रहा है। आपको लगता है कि ऐसे इशू जो महराज मलिक असेंबली के अंदर उठा रहे हैं वो वाकई में जेन्युइन है? कौन सा जेन्युइन? तनख्वाह की जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार अवामी मसाइल को उठा रहे हैं। हालांकि एमएलए अपनी सैलरी को लेकर जो है बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक लीडर ने यह भी कहा कि आप गरीब है, आपकी हैसियत से लोग आपके पास आएंगे। हमारी हैसियत वो है कि यानी कि हम उनकी हैसियत के बराबर वो नहीं समझते अपने बराबर किसी को। देखिए, असेंबली में एक टीम लगी होती है जो बेस्ट लेजिस्लेटर का अवार्ड साल को बनाती है, और पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, बीजेपी के वक्त में जो लेजिस्लेटर जिसकी बात में दम हो, जो डिस्कशन को घंटों तक खींच सकता हो, जिसको फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का पता हो, जिसको ह्यूमन राइट्स वायलेशन का पता हो। एक शख्स जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आता है, सपोज मैं बांडीपोरा से इलेक्शन लड़ा इसी चौक से, तो यहीं से शुरुआत की। अगर मैं कल बांडीपोरा के इस चौक से जीत के जाता हूं तो मुझे बांडीपोरा के इल्म, अदब और आब का बहुत ज्यादा वकार रखना है। मेरी मुराद, मेरे अगराज और मकासद कुछ भी हो सकते हैं। मैं ट्रांसपोर्टर बनना चाहता हूं, मैं रियल एस्टेट में जाना चाहता हूं, बट नॉट एट द सेक ऑफ बांडीपोरेंस। मुझे इनकी क्रेडिबिलिटी रखनी है। जिस क्षेत्र से उस शख्स को भेजा गया है, जो जुबान का इस्तेमाल उसने किया, अगर 10 चीजें उसने और अच्छी की होगी वो जाया होगी। कहते हैं कि कश्मीर में, देखिए
जम्मू कश्मीर अदब का गहवारा है। जब आपको अदब तहजीब का बिल्कुल अता पता ना हो और उसके बाद आप ऐसी तकरीर करेंगे जहां आप कहीं नहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है कि डोडा क्षेत्र में आजाद साहब, सोहरवर्दी साहब, वानी साहब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट परिहार साहब, डायरेक्ट इनडायरेक्ट मस्जिद वानी साहब, सरूरी साहब, बाकी लोग जो हैं, देखिए इन्होंने कंट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी तरफ से। एक शख्स आएगा उनके उस उम्मीद पर नहीं खड़ा उतरेगा, साबिक वज़ीर दाखिला की बात करेगा। देखिए वज़ीर दाखिला बनते बनते पता कहाँ पहुंचना होता है। ये मुफ्ती साहब थे जिन्होंने पहला इलेक्शन जम्मू से जीता। इसका मतलब है कि जम्मू ने एक्सेप्ट किया मुफ्ती साहब को। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के मध्य मुकाबले में जमात जो खड़ी की है, जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं ना, नहीं कर पाते। ये मुफ्ती साहब ने एक अल्टरनेट जमात खड़ा की। बहरहाल सियासी सैलाब आते हैं जाते हैं, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा है। कभी फैसला अच्छा हो, कभी फैसला ज्यादा अच्छा ना हो। मुझे लगता है कि ऐसे शख्स को मैं ऑनरेबल स्पीकर साहब से गुजारिश करूंगा, जो फर्स्ट टाइम MLAs हैं, उन्हें ऑब्जेक्टिव रेफरेंस मातमी करारदाद से गवर्नर से एड्रेस, अब तो LGs एड्रेस होता है, उसके बाद क्वेश्चन आवर, उसके बाद जो आपके एडजॉर्नमेंट मोशंस होते हैं, कट मोशंस होते हैं, पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है कि अचानक कोई विधायक खड़ा होगा, डिस्कशन चल रहा है, वो रेज करेगा, कहेगा सर पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे एक शख्स ने एक वक्त में कहा था कि पूरा आयत मूला जल गया, फिर देखा तो वहां पर ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा था। पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इन चीजों को सीखने के लिए आपको असेंबली की जो कमेटी है उसके पास जाना होगा। अचानक से आप अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज, हाईएस्ट चेयर ऑफ द स्टेट नवयूटी आप करते हैं। मुझे लगता है कि हमारी अदब तहजीब का गहवारा जम्मू कश्मीर का जो है, वो हम पहचान जो बनाते पैसों से नहीं, जमीनात से नहीं, हमारी पहचान हमारी जुबान, हमारे अदब, हमारे कल्चर से है और हमें इस चीज को शायद फरामोश नहीं करना। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। आपको बता दें हमारे साथ जम्मू कश्मीर के सीनियर जर्नलिस्ट और PDP के बांडीपुरा कंस्टिट्यूंसी के कैंडिडेट सईद तजम्मुल थे। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है, उन्होंने जो असेंबली के साथ जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया है, वो शायद तारीख में लिखा जाएगा। मज़ीद खबरों अपडेट के लिए अब बने रहिए डेली मकसद के साथ।